नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम यूनिट 1 को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं एवं समझ चुके हैं। आज से हम यूनिट 2 अर्थात मध्य प्रदेश के संदर्भ में अर्थव्यवस्था को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था में आज हम मध्य प्रदेश कृषि से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि टॉपिक से। देखिए, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। मध्य प्रदेश में कृषि न केवल बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र अर्थात द्वितीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र के विकास के लिए एक मजबूत आधार भी उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की 72.37% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और ये जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या, इसकी आजीविका भी कृषि पर निर्भर होती है। संक्षेप में कहें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करती है। अब हम मध्य प्रदेश की कृषि की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। या फिर हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में कृषि के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए या मध्य प्रदेश की कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसको हम निम्न बिंदुओं से समझेंगे मध्य प्रदेश में कृषि की विशेषताएं। पहला हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो कृषि जोतें हैं वो बहुत ही छोटी आकार की हैं। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 2.2 हेक्टेयर की जो है कृषि जोतें पाई जाती हैं, राइट। और छोटी जोतें होंगी तो मशीनीकरण बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, अर्थात उत्पादन भी कम होगा। तो पहली विशेषता या पहला स्वरूप है लघु जोतों का पाया जाना। दूसरा, मध्य प्रदेश की कृषि आज भी परंपरागत कृषि है, अर्थात मध्य प्रदेश में निर्वाह जो कृषि है ये पाई जाती है। निर्वाह कृषि से तात्पर्य ये होता है कि चूंकि मध्य प्रदेश में लघु जोतें पाई जाती हैं, इसीलिए किसान अपने जीवन यापन के लिए खाद्यान्न फसलों को ही उगाते हैं। अर्थात मध्य प्रदेश में बहुत ही कम वाणिज्यिक फसलों को उगाया जाता है, अर्थात निर्वाह कृषि की प्रधानता मध्य प्रदेश में है। तीसरा, मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधनों में आज भी कमी है, और मध्य प्रदेश के अधिकांश जो किसान हैं वो अपनी कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो आधुनिक आगत है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हो जाएंगी, जैसे लैंड लेवलर्स हो जाएगा जिससे भूमि को समतल किया जाता है, राइट। या फिर जो सिंचाई के आधुनिक साधन हैं वह भी मध्य प्रदेश में निम्न स्तर के पाए जाते हैं, अर्थात मध्य प्रदेश की कृषि में तकनीकी पिछड़ापन भी व्याप्त है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो छिपी हुई बेरोजगारी है वह भी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि चिंता का विषय है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो कृषि उत्पादकता है वह भी क्या है, निम्न है। सीधी सी बात है, लघु जोतों की वजह से या तकनीकी पिछड़ापन की वजह से जो उत्पादकता है वह भी बहुत ही कम पाई जाती है या निम्न उत्पादकता पाई जाती है। इसके साथ ही कृषि के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जिलों में जलवायु विषमता पाई जाती है, क्षेत्रीय विषमता पाई जाती है, अर्थात कृषि में भी विषमता देखने को मिलती है। तो ये कृषि का स्वरूप या मध्य प्रदेश के कृषि की विशेषताएं थी। अब हम जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि सिलेबस में मेंशन है, अब हम कृषि जोत एवं फसल प्रतिरूप को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर कृषि जोत को पढ़ेंगे, उसके बाद में फसल प्रतिरूप को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहूँगा कि आप पिछले वीडियोस को देख रहे होंगे, और हमारा जो लेक्चर नंबर है 5 से लेकर कम से कम 13वें लेक्चर तक जो है हमने कृषि को बहुत अच्छे से पढ़ा है एवं कंप्लीट किया है। हमारी यूनिट 1 में भी कृषि से संबंधित मुद्दे एवं जो पहले थी वो थी। इसके साथ ही हमारी यूनिट 2 में भी यूनिट 2 में भी कृषि का टॉपिक है। इसीलिए मैंने जो हमारी यूनिट 1 है उसमें कृषि से संबंधित जितना भी बेसिक है वो बहुत अच्छे से आपको कवर करा दिया है। अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो कृषि में
उत्पादकता में वृद्धि के लिए या फिर जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि के लिए हमारे मध्य प्रदेश में एवं भारत में कई उपाय किए गए थे। जैसे अगर हम समझें तो कृषि में एक तो संबंध होता है आगतों से, कृषि आगतों से या इनपुट से, राइट, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर निर्गत हो जाएगा। तो हमने कृषि से संबंधित आगत एवं निर्गत अर्थात प्रमुख इनपुट एवं आउटपुट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। जैसे आगतों में हमने भूमि को बहुत अच्छे से पढ़ा था, फिर बीज, राइट, उसके बाद में क्या हो जाएगा उर्वरक हो जाएगा, राइट, फिर कीटनाशक हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा खरपतवार हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा मशीनीकरण हो जाएगा, राइट, इसके साथ ही क्या हो जाएगा कृषि साख हो जाएगा, राइट। और आउटपुट में अगर हम देखें तो हमने कृषि जो है मार्केटिंग या विपणन, इन सब से संबंधित सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। इस कहने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि जो आज हम जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से बहुत सी चीज़ें हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं या जो मैंने पहले नहीं पढ़ाया है मैं उनको प्राथमिकता दूंगा। इसलिए आप वो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देख लें, जहाँ पर भी वो चीज़ें आएंगी तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि ये मैंने पहले पढ़ा दिया है। तो शुरू करते हैं कृषि जोत एवं फसल प्रतिरूप से। पहला हो जाएगा यहाँ पर कृषि जोत। देखिए कृषि जोत से तात्पर्य होता है कि वह भूमि जिस पर किसान खेती करता है। भूमि कई प्रकार की होती है, जैसे अगर हम ये कहें कि ये एक भूमि का टुकड़ा है, हो सकता है इस पर कहीं पर जो है किसान जो है उसका गार्डन भी हो सकता है, उसका किसी पर मकान भी हो सकता है, राइट। तो हम यहाँ पर कृषि जोत उस भूमि को कहते हैं जहाँ पर किसान क्या करता है खेती करता है या कृषि करता है, राइट। तो वह भूमि जहाँ पर किसान के द्वारा खेतीबाड़ी की जाती है, कृषि की जाती है, उस भूमि को ही क्या कहा जाता है कृषि जोत कहा जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कृषि जोत से आशय कृषि या खेती की जाने वाली भूमि से होता है। अब यहाँ पर कृषि जोत से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं या समस्याएं क्या हैं वो हम समझते हैं, राइट। मैंने पहले भी बताया है कि देखिए हमारे पास में जो जितनी भी भूमि है, भूमि किसान की जो भूमि की गुणवत्ता है एवं भूमि का जो आकार होता है उससे ही किसान की आय निर्धारित होती है और उसी से जो है कृषि उत्पादकता भी निर्धारित होती है। इसीलिए यहाँ पर जो भूमि है उस पर ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य है। तो कृषि जोत से संबंधित समस्याएं क्या है वो समझिए। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जनसंख्या वृद्धि है, राइट। देखिए जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है कि जो भूमि का बंटवारा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी किसान के पास में क्या है कि 15 एकड़ जमीन है, राइट। तो जनसंख्या वृद्धि की वजह से भूमि का बंटवारा हो जाएगा और इसकी वजह से जो कृषि जोत है वह विखंडित हो जाएगी या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। इसका परिणाम क्या होगा कि कृषि में एक तो किसके लिए निवेश के लिए, भाई अगर बड़ा किसान है तो वह आसानी से निवेश कर सकता है, अच्छी मशीनों का इस्तेमाल कर सकता है, उन्नत बीजों का इस्तेमाल कर सकता है, अच्छे कीटनाशकों का उर्वरकों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन जैसे ही कृषि जोत कम होगी वैसे ही उसकी निवेश करने की जो शक्ति वह भी कम हो जाएगी। इसके साथ ही उस भूमि पर जो मशीनों का प्रयोग है वह भी क्या हो जाएगा उपयुक्त नहीं रह पाएगा। अर्थात अगर छोटी छोटी भूमि होगी तो हम वहाँ पर बड़ी बड़ी, भाई जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास में 2 एकड़ जमीन है तो क्या वह 2 एकड़ जमीन पर खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदेगा, क्या वह थ्रेसर खरीदेगा? हाँ, जिसके पास में 15 एकड़ जमीन है वह व्यक्ति अपने फसल के लिए हार्वेस्टर भी खरीद लेगा, थ्रेसर भी खरीद लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही कृषि जोत विखंडित होगी, मशीनों कृषि का जो मशीनीकरण है वह प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो जाएगी। और अगर कृषि में निवेश नहीं होगा, कृषि का मशीनीकरण नहीं होगा तो उससे उत्पादन कैसा होगा कम होगा। और अगर उत्पादन कम होगा तो किसानों की आय भी क्या होगी निम्न होगी, राइट। ये कृषि जोत से संबंधित क्या है समस्याएं।
अब इसका समाधान क्या है? तो भारत में कृषि जोत को बढ़ाने के लिए या इससे संबंधित कई समाधान किए गए हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला क्या हो जाएगा कि जो छोटे एवं सीमांत किसान हैं उनको भूमि एकत्रण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और छोटे किसानों को भूमि या जो कृषि जोत है उसके एकत्रण के लिए इन दो माध्यमों से प्रोत्साहित किया जा रहा है। पहला तो हो जाएगा कि जो छोटे लघु एवं छोटे किसान हैं उनसे कहा जा रहा है कि आपके पास में जो छोटी भूमि है जिस पर आप खेती करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको बेचकर आप द्वितीयक क्षेत्र या किसी तृतीयक क्षेत्र में अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं, या आप कोई भी रोजगार भी कर सकते हैं, ताकि जो कृषि भूमि है वो इस तरीके से किसी बड़े किसान के पास में चली जाए तो उसका बेहतर तरीके से वहाँ पर उपयोग हो सकेगा। दूसरा और सबसे अच्छा जो समाधान है वो क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग हो जाएगा, सामूहिक खेती हो जाएगा, जिसमें कई छोटे एवं लघु जो किसान होते हैं उनको उनके संसाधनों को पूल करने को कहा जाता है। अर्थात 10 से 15 किसान अपने पास में जो कृषि जोत है, उनके पास में जो ट्रैक्टर हैं, जो मशीनें हैं, जो भी निवेश करने के लिए जो भी साख है, उस सबको अगर वो इकट्ठा कर लें तो उनके पास में पर्याप्त मात्रा में साधन भी आ जाएंगे और जो कृषि जोत है उसका आकार भी बड़ा हो जाएगा। तो फलस्वरूप निवेश बढ़ने से, मशीनीकरण बढ़ने से उत्पादकता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके साथ ही कृषि जोत में सुधार करने के लिए हमारे देश में भूमि सुधार भी किए गए हैं, जिसको हम लेक्चर जो है साथ में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जैसे हमने कृषि जोत से निपटने के लिए हदबंदी या जो चकबंदी है, राइट, लैंड होल्डिंग चकबंदी के तहत जो है कृषि भूमि के एकत्रीकरण को प्राथमिकता दी गई थी, और इसको हमने बहुत अच्छे से तब भी पढ़ा था, राइट। अब हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में कृषि जोत को समझते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि मध्य प्रदेश में कृषि जोत का आकार बहुत छोटा है। मध्य प्रदेश में जो कृषि जोत है उनका औसत आकार कितना है, 2.2 हेक्टेयर है, जो कि हमारे देश में कृषि जोत का जो राष्ट्रीय औसत है 2.44 हेक्टेयर उससे कम है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो कृषि जोत का औसत आकार है वो तो 2.2 हेक्टेयर है, लेकिन अगर हम सर्वाधिक औसत कृषि आकार की बात करें तो वो किस जिले में है, हरदा में है, राइट। हरदा जिले में औसत रूप से जो किसान है उनके पास में 5.5 हेक्टेयर भूमि की कृषि जोत पाई जाती है। और वहीं अगर हम कृषि जोत के न्यूनतम आकार की बात करें तो यह औसत रूप से कहां पर, कटनी जिले में एवं ये नीमच है, राइट। तो कृषि जोत का छोटा आकार नीमच एवं कटनी जिले में 1.5 हेक्टेयर है। सबसे अधिक जो अब बड़ा आकार है वो हरदा जिले में 5.5 हेक्टेयर है, और मध्य प्रदेश में औसत कृषि जोत का आकार 2.2 हेक्टेयर है, राइट। अब हम यहाँ पर कृषि में जो जोत क्षेत्र होता है उसके आधार पर हम किसानों को वर्गीकृत कर सकते हैं। किसानों के कई वर्गीकरण हैं, लेकिन उसमें से हम ये 3 प्रमुख वर्गीकरणों को देखेंगे। तो जोत क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश में किसानों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर सीमांत किसान या मार्जिनल फार्मर्स, राइट। देखिए, सीमांत किसान या मार्जिनल फार्मर्स ऐसे किसान होते हैं जिनके पास कृषि जोत होती है, कृषि जोत का आकार बहुत ही कम होता है, और मध्य प्रदेश में औसत रूप से जो सीमांत किसान है उनके पास में 1 हेक्टेयर से भी कम कृषि जोत पाई जाती है। तो सीधा 1 हेक्टेयर से कम, या फिर हम ये कहें कि 1 हेक्टेयर से कम वाले किसान सीमांत किसान, और मध्य प्रदेश में जो सीमांत किसान है उनके पास में औसत रूप से 0.4 मतलब आधे हेक्टेयर से भी कम कृषि जोत उपलब्ध है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो 51%, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि मध्य प्रदेश में जितने भी किसान हैं उनमें आधे से अधिक
51% किसान कैसे हैं, सीमांत किसान हैं, जिनके पास औसत रूप से 0.4 हेक्टेयर कृषि जोत है। और ये 51% जो किसान है ये मध्य प्रदेश की कुल भूमि, कृषि योग्य भूमि की 11% भूमि पर खेती करते हैं। इसके साथ ही जो सीमांत किसान हैं ये अभावग्रस्त हैं, पिछड़े हैं, दलित एवं आदिवासी इलाकों में ये जो किसान है ये पाए जाते हैं। राइट। दूसरा, छोटे किसान हो जाएगा या स्मॉल फार्मर्स। राइट। ऐसे कृषक जिनके पास में सीमांत कृषकों से अधिक बड़ी कृषि जोत उपलब्ध होती है उन्हें छोटे किसान कहा जाता है। मध्य प्रदेश में औसत रूप से ऐसे कृषक जिनके पास में 1.5 हेक्टेयर कृषि जोत होती है उन्हें छोटे किसान का दर्जा प्राप्त होता है। राइट। और मध्य प्रदेश में लगभग 16% जो कृषि भूमि है, राइट, ये 20% छोटे किसानों के द्वारा खेती की जाती है। तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 51% कौन है, सीमांत कृषक है। तो मध्य प्रदेश में 51% सीमांत कृषक हैं जो कि कृषि योग्य भूमि के 11% भूमि पर खेती करते हैं। वहीं 20% क्या हैं, छोटे किसान हैं, जो कि यहाँ पर कितने परसेंटेज, 20% जो है 16% भूभाग पर या जो कुल कृषि योग्य भूमि है उस पर खेती करते हैं। फिर तीसरे नंबर के हो जाएंगे बड़े किसान हो जाएंगे, ऐसे कृषक जिनके पास में कृषि जोत का आकार औसत रूप से बड़ा होता है। और मध्य प्रदेश में ऐसे कृषक जिनके पास में 2.5 हेक्टेयर से अधिक जो है कृषि जोत उपलब्ध होता है उन्हें बड़े किसान या लैंड होल्डर्स कहा जाता है। राइट। और इनके पास में इतनी जो कृषि जोत का बड़ा आकार होता है, इसीलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कृषि में आधुनिक जो आगतें हैं, इनपुट्स हैं, जैसे उच्च किस्म के बीजों का, आधुनिक कृषि सिंचाई पद्धतियों का या मशीनीकरण का प्रयोग करने के लिए ये सफल होते हैं। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 23% जो किसान हैं वो कैसे किसान हैं, बड़े किसान हैं। तो 23% क्या हो जाएंगे, बड़े किसान हो जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश में लगभग 73% जो है 73% भूमि पर, जो कृषि योग्य भूमि है उस पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्स के लिए आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि मध्य प्रदेश में 51% सीमांत किसान है जो कि 11% भूभाग पर खेती करते हैं, 20% छोटे किसान है जो कि 16% भूभाग पर खेती करते हैं, और 23% जो हैं वो कैसे हैं, बड़े किसान हैं जो कि 73% भूभाग पर खेती करते हैं। राइट। अब हम जो है फसल प्रतिरूप को समझेंगे। तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा, कृषि जोत को हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फसल प्रतिरूप। राइट। अब समझिए फसल प्रतिरूप का मतलब क्या होता है। फसल प्रतिरूप का सीधा सा मतलब होता है कि विभिन्न समय अंतरालों पर जो किसी क्षेत्र विशेष में जो फसलें उगाई जाती हैं उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम फसल प्रतिरूप कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने कहा कि मध्य प्रदेश के लगभग 80% भूभाग पर अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में जो है क्या उगाई जाती है, गेहूं उगाई जाती है। तो हम सीधा कहेंगे कि मध्य प्रदेश का फसल प्रतिरूप क्या हुआ, गेहूं हुआ। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें या तमिलनाडु की बात करें तो इन राज्यों में रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, जायद की फसल हो, लगभग 3-4 बार, या फिर वर्ष भर जो है चावल की जो है फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है। तो पश्चिम बंगाल का जो है फसल प्रतिरूप क्या होगा, चावल होगा। तो इस तरीके से हम सीधा कह सकते हैं कि फसल प्रतिरूप से आशय किसी समय विशेष पर विभिन्न फसलों के मध्य कृषि भूमि के विभाजन से होता है। अर्थात किसी समय विशेष में कितनी भूमि पर कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं, इस प्रक्रिया को ही फसल प्रतिरूप कहते हैं। या
सामान्य अर्थों में हम कहें कि किसी समय विशेष में, क्षेत्र विशेष में बोई जाने वाली जो फसलों की प्रक्रिया होती है उसको ही फसल प्रतिरूप कहा जाता है। अब फसल प्रतिरूप को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो फसल प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, उसमें कई कारक होते हैं जिसमें किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं भी सम्मिलित होती हैं, सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, जलवायु दशाएं भी होती हैं, और ये जो सभी कारक हैं ये या तो फसल प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं या फसल प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। तो इन सभी कारणों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला हो जाएगा यहाँ पर कृषि जोत का आकार। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कृषि जोत छोटी होगी तो उस पर निवेश करना या मशीनीकरण का प्रयोग करना बहुत ही क्या होगा, कठिन होगा, और इसके परिणाम स्वरूप परंपरागत तरीके से खेती की जाएगी, अर्थात जीवन निर्वाह खेती होगी। अर्थात जो उपलब्ध भूमि है उस पर जीवन यापन हेतु जो खाद्यान्न जैसे गेहूं है, चावल है, राइट, दालें हैं, उनकी ही क्या की जाएगी, खेती की जाएगी, अर्थात वाणिज्यिक फसल का उत्पादन नहीं होगा। तो सीधा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में या जिन राज्यों में कृषि जोत का आकार छोटा होता है वहाँ पर जीवन निर्वाह खेती या फिर खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता होती है, वाणिज्यिक फसलें जो हैं वो उस क्षेत्र विशेष में कम उगाई जाती हैं। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर साक्षरता। साक्षरता भी फसल प्रतिरूप को प्रभावित करती है। साक्षर व्यक्ति के पास में आधुनिक कृषि आगतों जैसे हाई यील्ड वैरायटी, मतलब जो उन्नत किस्म के जो बीज हैं, या अच्छे कीटनाशक, अच्छे उर्वरक, राइट, आधुनिक मशीनों की संपूर्ण जानकारी होती है। और एक साक्षर व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से जब कृषि करेगा, आवश्यकता पड़ने पर खाद, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करेगा, कृषि यंत्रों का प्रयोग करेगा, तो जाहिर सी बात है उससे क्या होगा, कृषि में उत्पादकता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इसीलिए जिन क्षेत्रों में साक्षरता अधिक होती है वहाँ या उन क्षेत्रों में उन्नत किस्म की जो है बीजों का या अच्छे क्वालिटी बीजों का प्रयोग किया जाता है या आधुनिक कृषि पद्धति का प्रयोग किया जाता है, राइट। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर वित्तीय आवश्यकता, क्या हो जाएगा, स्थायित्व हो जाएगा, राइट। यदि कृषकों के पास में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में कृषि साख होती है तो वह कृषि में निवेश करने के लिए तत्पर होंगे, अर्थात उन क्षेत्रों में उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। तो जहां पर भी वित्तीय आवश्यकता स्थिर होगी वहां पर उन्नत किस्म की जो है फसलें या आधुनिक जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और काफ़ी सारी जो है कमर्शियल क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन किया जाएगा, राइट। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर रोग कीट प्रबंधन एवं नियंत्रण नहीं, राइट। जिन क्षेत्रों में रोगों का या कीटों का नियंत्रण नहीं होता है वहाँ पर जो आधुनिक या जो वाणिज्यिक फसलें हैं उनको उगाए जाने में कई प्रकार की दिक्कत जाती है। जैसे अगर हम ये कहें कि कपास है, अब कपास में अगर कीट लग जाए और समय रहते उन कीटों का नियंत्रण ना किया जाए तो कपास की जो है फसल वो बर्बाद भी हो सकती है। वैसे ही सफ़ेद मूसली हो जाएगा, या जो जितनी भी अच्छी जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, राइट, अगर उनमें रोग नियंत्रण नहीं होगा तो उससे भी जो है परंपरागत तरीके से खेती की जाएगी। कुल मिलाकर ये है कि अगर अच्छी साक्षरता है, वित्तीय आवश्यकता जो है वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, या कृषि साख की उपलब्धता है, रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर निवेश में वृद्धि की वजह से जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, और जो मॉडर्न क्रॉप्स हैं, राइट, या वैज्ञानिक अनुसंधान के पश्चात जो तैयार की गई क्रॉप्स हैं उनका उत्पादन या उनका बोया जाना उस क्षेत्र में किया जाता है, राइट। इसके साथ में
भौतिक कारण ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जिस क्षेत्र की जलवायु होगी उसी क्षेत्र में वहाँ पर जो है फसलों को उगाया जाता है। जैसे हमारे मालवा क्षेत्र में जो है अच्छी जलवायु, तो यहाँ पर कपास है, सोयाबीन है, इन सब की जो है वो फसल उगाई जाती है, राइट। वैसे ही वर्षा की मात्रा, राइट, जो हमारा बघेलखंड क्षेत्र है उसमें 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, इसीलिए वहाँ पर धान की जो है फसल प्रमुख रूप से बोई जाती है। मिट्टी का स्वरूप भी जो है निर्धारित करता है, राइट। मध्य प्रदेश में जैसे अगर हम ये कहें कि जो नर्मदा घाटी बेसिन है या सतपुड़ा क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है, यही कारण है कि मालवा पठार, नर्मदा नदी घाटी बेसिन, राइट, इनमें गेहूं प्रमुख रूप से उगाई जाती है। वहीं तापमान हो जाएगा और आर्द्रता, इन सब से भी किस प्रकार की फसलें बोई जाएंगी ये प्रभावित होता है, राइट। फिर आर्थिक कारण भी हो जाएंगे, राइट। अगर किसी राज्य विशेष में, यदि किसी राज्य विशेष में कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो परंपरागत तरीके से पुराने बीजों के साथ में खेती करेंगे, और वहीं पर अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो वो अच्छे बीजों का मशीनों के साथ में प्रयोग करेंगे, अर्थात वहाँ की जो है कृषि आधुनिक प्रकार की होगी। और अगला हो जाएगा सरकार की नीतियाँ, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, एमएसपी व्यवस्था बहुत अच्छा उदाहरण है भाई। वर्तमान समय में सरकार गेहूं एवं धान को, जो दो फसलें हैं, इनको एमएसपी पर खरीदती है। यही कारण है कि वर्तमान समय में भारत मध्य प्रदेश में अधिक मुख्य रूप से जो फसलें बोई जा रही हैं वो कौन सी हैं, गेहूं है, और कौन सी हो जाएंगी, धान हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार जिन फसलों पर प्रोत्साहित करेगी या जिन फसलों पर एमएसपी निर्धारित करेगी, सब्सिडी देगी, बीज उपलब्ध कराएगी, उन फसलों का बोया जाना स्वाभाविक बात है। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे फसल जो है फसल प्रतिरूप या क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, राइट। अब हम फसल प्रतिरूप के जो वर्तमान प्रवृत्तियां हैं उनके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो वर्तमान जो फसल प्रतिरूप है उसके दूरगामी प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं ये हम समझते हैं। सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि वर्तमान फसल प्रतिरूप के अनुसार संकर एवं उच्च पैदावार वाली किस्मों को प्राथमिकता दी जा रही है। और इससे क्या होगा, इससे समझिए, देखिए, जब कोई भी फसल उस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार, उस क्षेत्र की भौतिक दशाएं, तापमान, वर्षा इत्यादि के आधार पर उगती है तो उसमें पोषण स्तर बहुत क्या होता है, अच्छा होता है। और जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होते हैं या फिर जो मॉडिफाइड सीड्स होते हैं या जीएम क्रॉप्स होती हैं, इसमें इनको मतलब एक तरीके से प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, जिससे हो सकता है कि खाद्य जो श्रृंखला है वो दूषित भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर अगर सब जगह संकर बीजों का या उच्च पैदावार वाली जीएम क्रॉप्स हैं या हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे भविष्य में जो स्थानीय क्षेत्र पर जो उच्च पोषक फसलें हैं वो क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। अर्थात धीरे धीरे हमारे पोषण स्तर में फसल प्रतिरूप की वजह से कमी आ सकती है। दूसरा, वर्तमान समय में उत्पादन बढ़ाने के लिए कई आधुनिक फसलों का प्रयोग किया जा रहा है और जाहिर सी बात है इनके लिए सिंचाई की आवश्यकता भी होगी और सिंचाई आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल की मांग भी बढ़ती जा रही है। और वहीं इसके विपरीत कई संस्थाओं ने ये घोषणा कर दी है कि 2050 तक भारत में जल संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है, राइट, भूमिगत जो है, हम हमारे देश में जल प्रधान फसलें जैसे चावल हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, इनका बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं, जिससे जल की मांग बढ़ रही है और भविष्य में जल संकट भी हो सकता है। इसके साथ ही वन क्षेत्र का क्या हो जाएगा, अवक्षय हो जाएगा, राइट। जो वन क्षेत्र के आसपास की जो भूमि है, जनसंख्या बढ़ने की वजह से आसपास के क्षेत्र को साफ किया जा रहा है और
कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं, अर्थात एक तो अधिक सिंचाई से जो भूमिगत जल स्तर है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, नीचे जा रहा है, और कई कीटनाशकों के प्रयोग से, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषित होती है, जल प्रदूषित होता है, राइट, और परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं भी दृष्टिगोचर हो रही हैं, राइट। अब हो सकता है 5 नंबर में पूछा जाए कि फसल प्रतिरूप क्या होता है, तो फसल प्रतिरूप के प्रकारों को समझेंगे। फसल प्रतिरूप भी कई प्रकार का हो सकता है, जैसा क्या हो जाएगा, एक फसलीय फसल प्रतिरूप, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में जब एक प्रकार की फसल की ही खेती की जाती है तो उसे एक फसलीय फसल प्रतिरूप कहते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में चावल की जो खेती है वो मुख्य रूप से वर्ष भर चावल की खेती को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो जहाँ पर एक फसल की ही खेती होती है वहाँ पर एक फसलीय फसल प्रतिरूप होगा। दूसरा, बहुफसलीय फसल प्रतिरूप, जिन क्षेत्रों में एक से अधिक या कई फसलों को उगाया जाता है वहाँ पर बहुफसलीय फसल प्रतिरूप होगा। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर अंतरासस्यन, राइट। अंतरासस्यन का मतलब क्या होता है कि जब निश्चित पंक्ति पद्धति, रो मेथड से, जैसे बड़े बड़े जो खेत होते हैं उनमें निश्चित पंक्तियों में, राइट, एक ऐसी पंक्ति हो जाएगी और इसके बीच में फिर ये, राइट। तो जब कुल मिलाकर जब हम कह सकते हैं कि जब निश्चित पंक्ति पद्धति से भूमि के एक ही टुकड़े पर, जैसे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा, राइट। तो जब निश्चित पंक्ति पद्धति से एक ही टुकड़े पर जब एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अंतरासस्यन कहा जाता है। और मुख्य रूप से ये आप बागवानी में देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमने कोई फसल लगा दी है, यहाँ पर हमने हो सकता है मूली, गाजर वगैरह, यहाँ पर आलू या फल सब्जियों का जो है हम उत्पादन करते हैं तो उसको अंतरासस्यन कहा जाता है, राइट। फिर हो जाएगा यहाँ पर मिश्र सस्यन हो जाएगा, राइट। इसमें निश्चित पंक्ति पद्धति के बिना दो या दो से अधिक फसलें जो हैं वो एक साथ उगाई जाती हैं। अब आप सोच में पड़ गए हो कि ये कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि हर एक फसल की जो पकने की दर होती है वो एक समान नहीं होती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो वहाँ पर चना एवं सरसों आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा, राइट। तो कई बार जो है सरसों का जो है वो लंबी होती है तो उसको ऊपर ऊपर से काट लिया जाता है और चना छोटा होता है, राइट। तो इस तरीके से जब निश्चित पंक्ति पद्धति के बिना दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं तो उसको मिश्र सस्यन कहते हैं। अंतर समझ में आया। अगर पंक्तियों के साथ में एक ही टुकड़े पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगा रहे हैं तो वो अंतरासस्यन कहलाएगा, और बिना पंक्ति पद्धति के अगर फसलें जब उगाते हैं तो उसको मिश्र सस्यन कहा जाता है, राइट। अब हम ये बेसिक हो गया। अब मध्य प्रदेश में हम फसल प्रतिरूप को समझते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि मध्य प्रदेश का जो कृषि जोत का आकार है वो 2.2 हेक्टेयर का है, अर्थात मध्य प्रदेश में आधे से अधिक लघु एवं सीमांत जो किसान हैं वो पाए जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में खाद्य फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कई अन्य फसलें भी पैदा की जाती हैं, परंतु कृषि भूमि का अधिकांश जो भाग है वो खाद्य फसलों के उत्पादन में ही लगा हुआ है, राइट। भाई निर्वाह जो खेती है, जितना कृषि जो छोटा होगा, प्रत्येक परिवार अपने जीवन निर्वाहन के लिए खाद्यान्न फसलों को ही उगाएगा। इस तरीके से देखें तो मध्य प्रदेश का जो फसल प्रतिरूप है वो कैसा हो जाएगा, खाद्यान्न फसलों का फसल प्रतिरूप हो जाएगा, और जिसको हम इस टेबल से समझ सकते हैं। 1968-69 से लेकर 2018-19 तक अगर हम मध्य प्रदेश में फसल प्रतिरूप देखें तो उसको हम इन दो बिंदुओं से समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो कुल बोया गया क्षेत्र है वो 1968 से 71 के बीच में 20,257, इसमें से अगर हम देखें तो 16,805 ये केवल और केवल क्या है, खाद्यान्न फसलों का प्रतिरूप है। कहने का मतलब ये है कि 20,000 में से 16,000
राइट, जो है खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, और वहीं गैर खाद्यान्न जो फसलें हैं वो केवल कितना है 3, 4, 5, 2, राइट। तो इतना कम जो है केवल और केवल गैर खाद्यान्न फसलों का है। और समय के साथ भी देखें तो 2018-19 में 17,127 हजार हेक्टेयर भूमि पर खाद्यान्न फसलें उगाई जा रही हैं, और 7,996 हजार हेक्टेयर पर जो है वो क्या है गैर खाद्यान्न फसलें उगाई जा रही हैं, या कुल जो है वो इतना हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि हमारे मध्य प्रदेश में अधिकांश जो फसलें हैं, फसल प्रतिरूप किसका है, खाद्यान्न फसलों का है। और इसको हम विशेष फसलों के रूप में भी देख सकते हैं कि जो जितनी भी फसलें हैं उनमें कौन कौन सी हो जाएंगी। तो 1990-91 में जो चावल था उसको 5,097 जो था हेक्टेयर, इतने हेक्टेयर पर जो है चावल उगाया जाता था, जो कि घटकर कितना हो गया है 2,485 हजार हेक्टेयर जो है इतनी कम भूमि पर जो है वर्तमान समय में उगाया जाता है, राइट। वहीं गेहूं का जो है फसल प्रतिरूप वो क्या है बढ़ता चला जा रहा है, दालों का जो है वह भी बढ़ रहा है। फिर तिलहन जो है, तिलहन का 3,673 से कितना हो चुका है 7,264, और वहीं कपास का 605 से कितना हो गया है 614 हो गया। अब अगर आप इसको स्पष्ट रूप से देखें तो यहाँ पर चावल का जो है बोए गए क्षेत्र में क्या आई है कमी आई है, वहीं गेहूं के बोए गए जो क्षेत्र है उसमें क्या हुई है वृद्धि हुई है, दालों के जो है क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो इनका हम कारण समझते हैं, राइट। सबसे पहला हो जाएगा किसका, चावल का। तो देखिए क्या है कि हमारे मध्य प्रदेश में 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में जो बारिश होती है वो बघेलखंड क्षेत्र में प्रमुख रूप से होती है। और सन 2000 में छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया है, और छत्तीसगढ़ के विभाजन होने के कारण ही मध्य प्रदेश का अधिकांश चावल उत्पादन क्षेत्र या धान उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में 1990-91 के स्तर में 5,079 हेक्टेयर से कम होकर अब कितना केवल बचा है 2,485 हजार हेक्टेयर पर केवल और केवल चावल का उत्पादन होता है, राइट। वहीं अगर हम दूसरी चीज समझें गेहूं, तो हमारे मध्य प्रदेश में आपको पता होगा कि गेहूं के साथ में गेहूं जो है वो रबी की फसल हो जाएगी। तो हमारे मध्य प्रदेश में पहले चना हो जाएगा, मसूर हो जाएगा, राइट। इनका जो है उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था, लेकिन एमएसपी की वजह से एमएसपी पर बड़े पैमाने पर खरीदी हो रही, इसीलिए गेहूं के उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। अर्थात गेहूं का जो फसल प्रतिरूप है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो कि 3,826 हजार हेक्टेयर से 5,900 हजार हेक्टेयर जो है वर्तमान समय में हो गया है। और वैसे ही दालों का भी जो है फसल प्रतिरूप भी बढ़ता चला जा रहा है, राइट। और अगर हम गैर फसलों के अधीन देखें तो तिलहन के क्षेत्र में भी तेजी हो रही है, राइट। 1990-91 में 3,673 हजार हेक्टेयर था, जो कि बढ़कर कितना हो गया 7,264 हजार हेक्टेयर हो गया। और वैसे ही कपास में परिवर्तन नहीं हुआ है, पहले भी 605 था और अभी भी 614 हजार हेक्टेयर जो है इस पर कपास का उत्पादन होता है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर कृषि जोत एवं फसल प्रतिरूप से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे एवं चुनौतियों को बहुत ही विस्तृत तरीके से समझ लिया है। अब हम दूसरा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक उसको समझते हैं, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे एवं क्या हो जाएगा चुनौतियां। तो इस टॉपिक में भी सबसे पहले हम बीज, राइट, यहाँ पर सबसे पहले बीज की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से संबंधित
जो जितने भी मुद्दे हैं एवं चुनौतियां हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे एवं चुनौतियों को पढ़ेंगे। राइट, इस टॉपिक को हम लेक्चर नंबर जो यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 8 एवं 9 है उसमें इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं बीज के बारे में आपको बताना चाहूँ तो देखिए, हमारे पास में कृषि योग्य जो भूमि है वो कैसी है, निश्चित है। राइट, अगर हमको उत्पादन बढ़ाना है तो उत्पादन बढ़ाने में हम कृषि भूमि में तो वृद्धि कर नहीं सकते हैं, ये हम संभव नहीं है। हाँ, अगर हम कृषि भूमि उतनी ही रहे लेकिन अगर हम उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करें तो उससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। और हमने यूनिट 1 में बीज के संबंधित जितने भी बीज से संबंधित बीजों के प्रकार, बीजों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे, बीजों के या बीज वितरण के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन से कदम उठाए हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। बीजों से संबंधित चुनौतियां क्या हैं और उन चुनौतियों को हल करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम किए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। जैसे शुद्धता के आधार पर प्रजनक बीज, फाउंडेशन बीज, प्रमाणिक बीज, पंजीकृत बीज, इनकी परिभाषाएं समझी थी। इसलिए इसके साथ ही तकनीक के आधार पर हाइब्रिड बीज, फिर जो जीएम क्रॉप्स हैं, जीएम क्रॉप्स के फायदे क्या होते हैं, जीएम क्रॉप से हानियां क्या होती हैं, टर्मिनेटर बीज क्या होता है, हाइब्रिड बीज क्या होता है और इससे संबंधित ही हरित क्रांति, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। दूसरा हम समझते हैं यहाँ पर उर्वरक। राइट, अब उर्वरक क्या होते हैं। राइट, सीधी सी बात है कि देखिए, अगर हमारे पास में बीज अच्छे होंगे, राइट, तो प्रत्येक फसल को देखो, प्रत्येक फसल को ग्रो करने के लिए या उनको उत्पादन बढ़ने के लिए प्राकृतिक रूप से उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा अन्य महत्वपूर्ण माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एवं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर किसी क्षेत्र विशेष में ये प्राकृतिक पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं तो उर्वरक के रूप में या फिर खाद के रूप में ये पोषक तत्व जो हैं वो फसलों को दिए जाते हैं और जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। तो हम कह सकते हैं कि खाद या उर्वरक ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए उनको दिए जाते हैं। और हमने देखा था कि जो उर्वरक या खाद होता है वो जैविक भी होता है और रासायनिक भी होता है। जैविक उर्वरक वह उर्वरक होता है जो प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे कंपोस्ट हो जाएगा, गोबर से बनता है, वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा या हरित उर्वरक मैन्योर हो जाएगा। राइट, और इनकी विशेषता ये है कि ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, अर्थात मृदा प्रदूषण को नहीं करते हैं। और ऐसे उर्वरक जिनको प्रयोगशालाओं में मानव द्वारा बनाया गया है उनको मानव निर्मित रासायनिक उर्वरक कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और जो रासायनिक उर्वरक होते हैं अगर इनको संतुलित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो उससे फसलों की पैदावारी होती है, परंतु बगैर मिट्टी की संरचना को जाने बगैर अंधाधुंध तरीके से अगर हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो उससे जल, मृदा एवं कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। राइट, और यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि जो उर्वरक है, राइट, हमारे देश में उर्वरक से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, तो हमने उर्वरक से संबंधित प्रमुख चुनौतियों के बारे में भी पढ़ लिया है कि जो है चुनौतियों में यूरिया की जो है कमी हो जाएगी या हानिकारक जो है इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। राइट, और इसके साथ ही जो समाधान है, समाधान में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। राइट, तो जो है उर्वरक या खाद से संबंधित जो चुनौतियां थी उसमें यूरिया का एक तरीके से तस्करी हो जाएगा या फिर जो जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं उनका अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करना, पर्यावरण का नुकसान होना, ये हमने चुनौतियों में पढ़ा था। फिर समाधान पक्ष में हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राइट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। फिर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, इसको भी बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। फिर नीम लेपित यूरिया क्या होता है उसको भी हमने बहुत अच्छे से
पढ़ा था। तो लगभग जो है उर्वरक या खाद से संबंधित, हाँ, और इसके साथ ही हमने जैविक कृषि को भी पढ़ा था, राइट। जैविक कृषि में रासायनिक कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके, राइट, जो प्राकृतिक उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो जैविक कृषि को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में बीजों के वितरण के लिए एवं बीजों के उत्पादन के लिए कई प्रयास किए हैं, जिनको हम समझते हैं। बाकी के जो है वो हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में बीज उत्पादन हेतु किए गए प्रयास निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा बीज उत्पादन कार्यक्रम हो जाएगा, दूसरा सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना हो जाएगी, बीज ग्राम योजना हो जाएगा, प्रमाणित बीजों का वितरण हो जाएगा, फिर राष्ट्रीय बीज मिशन हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम। ये जो कदम है ये सरकार ने मध्य प्रदेश में बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए उठाए हैं, जिसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो पहला इनिशिएटिव हो जाएगा बीज उत्पादन कार्यक्रम। अब ये जो बीज उत्पादन कार्यक्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो बीज उत्पादन कार्यक्रम को समझते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा यहाँ पर उच्च मानक स्तर के प्रमाणिक बीज कृषकों को उपलब्ध कराने के लिए तथा उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ही बीज उत्पादन जो कार्यक्रम है ये सरकार के द्वारा लागू किया गया है। इसके साथ ही ऐसे बीज जो अधिक मात्रा में उत्पादन देते हैं, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उन कार्यक्रमों को जारी रखना एवं बार बार जो है जो प्रजनक बीजों से आधार बीज या सर्टिफाइड बीज के उत्पादन के लिए एवं उनके विकास के लिए जो आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय होता है, राइट, बार बार उन बीजों को टेस्टिंग की जाती है, उनको उगाया जाता है। तो बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत जो प्रजनक बीज होते हैं उनसे आधार बीज एवं सर्टिफाइड बीज के विकास के लिए एवं प्रक्षेत्रों पर जो भी खर्चा आता है वह है जो है इस बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत ये दिया जाएगा। इसके साथ ही बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं उनका सुदृढ़ीकरण भी इसी कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। अब ये जो बीज उत्पादन कार्यक्रम है इसके जो प्रमुख घटक हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि इस कार्यक्रम के तहत बीजों की अदला बदली करने का क्या है प्रावधान है। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, बीजों की अदला बदली। मैंने आपको बताया है कि कृषि में उत्पादकता में वृद्धि के लिए जो हाइब्रिड बीज हैं उनको हर साल बदलना जरूरी है और जो मतलब जो मूल बीज है उसको 3 सालों में बदलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि समय दर समय उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। अब जो लघु एवं सीमांत किसान होते हैं उनके पास में यदि कृषि साख नहीं होगी, ऋण लेने की क्षमता नहीं होगी, तो वो जाहिर सी बात है उन्नत किस्म के बीज बाजार से खरीद नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो बीज उत्पादन कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के तहत ऐसे कृषक जिनके पास में 1 हेक्टेयर तक में लगाने की क्या होती है क्षमता होती है, तो 1 हेक्टेयर तक में लगाने वाले कृषकों से जो अलाभकारी बीज होते हैं उनको ले लिया जाता है और उन बीजों के बदले उच्च किस्म के दलहन एवं तिलहनी फसलों के जो उन्नत या हाई ईल्ड वैरायटी के बीज होते हैं 1 हेक्टेयर तक में लगाने वाले ये प्रदान किए जाते हैं, राइट, बीज के रूप में दिए जाते हैं। अर्थात इस कार्यक्रम के तहत अलाभकारी बीजों को ले लिया जाएगा और दलहन एवं तिलहन के हाई जो गुणवत्ता वाले बीज हैं वो कृषकों को दे दिए जाएंगे। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर बीज स्वावलंबन कार्यक्रम। तो इसी कार्यक्रम के तहत बीज स्वावलंबन के तहत जो कृषक है उसके पास में जितनी भूमि है उसके 1/10 क्षेत्र के लिए प्रमाणिक या आधार बीज खरीदने के लिए सरकार 75% का क्या देगी अनुदान देगी, राइट,
तो किसान के पास में जितनी भूमि है उसके 1/10 क्षेत्र में बोने के लिए जो है सरकार क्या करेगी, 75% की सब्सिडी देगी, ताकि वो उन्नत किस्म के बीज क्या कर सके, ले सके। तीसरा हो जाएगा बीज उत्पादन। तो ये जो बीज उत्पादन कार्यक्रम है इसमें क्या होगा कि 43 चुनिंदा शासकीय प्रक्षेत्रों, राइट, कि 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले जितने भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लघु एवं जो सीमांत कृषक हैं उन पर दलहनी एवं तिलहनी बीजों के उत्पादन के लिए क्या करना, सहायता देना, राइट, ताकि जो लघु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो लघु एवं सीमांत किसान हैं वो तिलहनी बीज एवं दलहनी बीजों के उत्पादन में उनको सहूलियत मिल सके, राइट। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर जो दूसरा इनिशिएटिव है, पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, पहला हम पढ़ चुके हैं बीज ग्राम योजना। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर, पहला पढ़ चुके हैं हम बीज उत्पादन कार्यक्रम और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर बीज ग्राम योजना। देखिए बीज ग्राम योजना क्या होती है कि जाहिर सी बात है कि वर्तमान में उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो हैं वो बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे देश में लघु एवं सीमांत किसान अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास में पर्याप्त पूंजी नहीं होती है कि वो उच्च किस्म के बीजों को खरीद सकें। इसीलिए ये जो बीज ग्राम योजना है, इस योजना के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों में जागरूकता बढ़ाई जाएगी, उनको उन्नत किस्म के जो बीज हैं उनके उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं अधोसंरचना का विकास भी किया जाएगा इस योजना के तहत। इस योजना के तहत चाहे कोई सा भी वर्ग का कृषक हो, उनको इस योजना से लाभ मिलेगा। और इस योजना के तहत जो जिला कृषि कार्यालय के मार्गदर्शन में जो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा अपने विकास खंड के चयनित ग्रामों में योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। और जो वरिष्ठ कृषि अधिकारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से पहली चीज तो क्या करेगा कि कृषक को आधा एकड़ के लिए 50% अनुदान पर जो है आधार बीज या प्रमाणिक बीज क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। और फिर 3 समय पर, कौन सा, एक तो बोने के समय पर, दूसरा फूल अवस्था या फूल आने पर, और कटाई के समय कृषकों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो जितने भी चयनित किसान हैं या कुछ जो किसानों का जो समूह है, वो किसानों को समूह को 50% अनुदान पर क्या मिल जाएंगे, जो है आधार एवं प्रमाणिक बीज मिल जाएंगे। और फिर वो उनके आधार पर प्रशिक्षण देंगे, जिससे गांव के स्तर पर ही उन्नत जो बीज हैं उनकी आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी, राइट। तीसरी जो कदम हो जाएगा, इनिशिएटिव हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रमाणिक बीजों का वितरण, राइट। यहाँ पर भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार कई योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों में उत्पादकता में वृद्धि के लिए प्रमाणित जो बीज हैं उनको वितरण कर रही है। जैसे सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना हो जाएगी, बीज ग्राम योजना हो जाएगी, इनके माध्यम से उन्नत किस्म के जो बीज हैं वो वितरित किए जाएंगे। चौथा हो जाएगा राष्ट्रीय बीज मिशन, राइट। तो 1965 में जो हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी, उसके बाद से आधुनिक हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स या जो उन्नत किस्म के बीज हैं उनकी मांग बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बीज मिशन का प्रस्ताव रखा गया था, ताकि बढ़ते जो वर्तमान समय या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन्नत किस्म के बीजों की आपूर्ति की जा सके, राइट। फिर अब अगला हो जाएगा, 5वां कदम हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, राइट, बीज प्रमाणीकरण संस्था, राइट। देखिए मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना 1980 में की गई थी और इसका कार्य है बीजों को प्रमाणित करना, राइट। जो किसान के द्वारा जितने भी बीज उगाए जाते हैं, अब
उनमें से कौन से अच्छे किस्म के बीज हैं जिनको फर्दर बीज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, उनको जो है प्रमाणीकृत करना इसका काम है, राइट। तो भारत सरकार द्वारा जो भी बीजों की किस्में अधिसूचित की गई हैं, उन उन्नत फसलों की किस्मों को प्रमाणित करना मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, राइट। तो मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की जो है स्थापना 17 नवंबर 1980 में की गई थी, राइट। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, भोपाल में। तो 1980 में स्थापना, इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम को सहायता देने के लिए इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालयों की भी स्थापना की गई। तो जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो है भोपाल, सागर, सतना, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ये हो जाएंगे 7 क्षेत्रीय कार्यालय। इसके साथ ही निगम के पास में 42 बीज प्रक्षेत्र हैं, प्रक्षेत्र जहां पर बीजों को विकसित किया जाता है, और 51 बीज प्रोसेसिंग क्या है, यूनिट हैं। अब इसके जो है प्रमुख लक्ष्य क्या है, राइट। तो मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का सबसे पहला तो लक्ष्य ये है कि जो प्रजनक बीज हैं उनसे आधार बीज एवं जो सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज है उनका अधिक से अधिक उत्पादन करना, तथा मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के कृषक हैं उनको वितरित करना, तथा कृषि व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार लाना, राइट। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कि निगम के तत्वाधान में बीज प्रक्षेत्रों को तैयार करना, ताकि वहाँ पर प्रमाणित बीजों को या फिर आधार बीजों का उत्पादन किया जा सके। फिर कृषकों को रियायती दरों पर उन्नत बीज जो है उपलब्ध कराना हो जाएगा। चौथा, अनवरत बीज जो योजना है, राइट, इस योजना के माध्यम से भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है तथा अन्य जो परिषद है उनसे प्रजनक बीज तैयार करना, राइट, और उनसे लेकर जो है राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों तथा शासकीय बीज प्रक्षेत्रों को उपलब्ध कराना, ताकि राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं या बीज प्रक्षेत्र हैं वो आधार बीज को तैयार कर सकें, राइट। इसके साथ ही जो अनवरत योजना के अंतर्गत ही विश्वविद्यालय एवं शासकीय प्रक्षेत्रों से आधार बीज प्राप्त कर उसको किसानों को उपलब्ध कराना इसके लक्ष्य हैं। तो ये तो हो गई इसके लक्ष्य की बात, राइट। अब इसने अभी तक कौन कौन से कार्य किए हैं वो समझेंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम ने जो जितने भी लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, निगम के द्वारा 1996-97 में तिलहन बीज विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी, राइट, जिसके अंतर्गत 1,27 लाख रुपए की लागत से 11 तिलहन बीज प्रक्षेत्र विकसित किए गए हैं, राइट। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, राज्य के कृषि संचालनालय के प्रतिवेदन के आधार पर निगम सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराता है। तो कृषि संचालनालय के प्रतिवेदन के आधार पर, राइट, किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराता है। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर कि निगम स्वयं के जो बीज प्रक्षेत्र हैं या तो उनको निजी क्षेत्र को अथवा उत्पादक समितियों को क्या कर देगा, प्रदान कर देगा, ताकि वो आगे इन बीजों को क्या कर सकें, उत्पादित कर सकें। इसके साथ ही निगम सरकारी समितियों द्वारा 2003 से ही बीज उत्पादन का कार्य कर रहा है। इसके साथ ही राज्य में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दलहन तथा तिलहन बीजों की आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास जो है वो निगम के द्वारा किया जा रहा है। और हमने देखा था 1990, 91, 92 से ही जो दलहन का फसल प्रतिरूप है वह भी बढ़ रहा है, और इसके लिए जो दलहन एवं तिलहन के जो उन्नत बीज हैं वह भी उसकी आपूर्ति भी बढ़ाई जाएगी तथा उनका वितरण भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही निगम
ऐसे बीजों को तैयार कर रहा है तो जो कीट प्रतिरोधी हो, अर्थात जिनमें कीट कम लगे तथा जो पर्यावरणीय दशाएं जैसे सूखा हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा, इनसे लड़ने की जो क्षमता फसलों में अधिक हो। तो ये यहाँ पर इतने जो है निगम जो है राज्य बीज निगम एवं फार्म विकास निगम ने ये कदम जो है वर्तमान समय तक उठाए। इसके साथ ही हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। अगले टॉपिक में हम अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।